पीछे बच्चा शायद चिल्ला रहा है। सभी साथियों को जय भीम। आज कहानी पाठ के दूसरे क्रम में हमारे साथ जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम है उसमें उपस्थित है सुनीता मंजू, जो कि राजा सिंह महाविद्यालय सिवान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस बार वो कहानी पाठ करेंगी। और प्रकाश, बच्चे को चुप करा लो, शोर बहुत आ रहा है। इस बार हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों का पाठ करेंगे और दलित लेखक संघ ने ये श्रृंखला इसलिए शुरू की ताकि हम अपने कहानीकारों का बारी बारी कहानी पाठ कर सकें और अपने दलित कहानीकारों की प्रसिद्ध कहानियों से उनको रूबरू करा सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि जो दो कहानियां पढ़ी जाएंगी, 25 चौका 150 और यह अंत नहीं, ये दोनों बहुत ही उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं और जब हम कहानी पढ़ लेंगे तो हम इन पर बात करेंगे। अभी मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में हुआ 30 जून 1950 को और उनकी जो प्रकाशित सबसे जो प्रसिद्ध कृति है वो है उनकी आत्मकथा जूठन, जो कि 2 भागों में है। और इसके बाद उनकी जो कहानी संग्रह है वो सलाम, घुसपैठी और सफाई देवता, ये 3 उनके कहानी संग्रह हैं। बाकी उनकी एक किताब दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ आलोचना पुस्तक है। और उनकी कहानियों का और उनकी आत्मकथा जूठन का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कई यूनिवर्सिटीज़ में वो कहानी और उनकी आत्मकथा पढ़ाई जाती है, कोर्स में लगी हुई है। ये उन्होंने अनुवाद भी किया और इसके साथ साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटकों में काम किया और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और तमाम तरह के उन्होंने काम किए और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वो भाग लेते रहे। क्या हुआ पुरस्कार उनको अम्बेडकर क्या राष्ट्रीय हुआ? पुरस्कार, परिवेश सम्मान और जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन और ये तमाम तरह के उनको पुरस्कार मिले। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो दलित साहित्य के सबसे प्रमुख साहित्यकारों में गिने जाते हैं। तो अब मैं दलित लेखक संघ की ओर से वाल्मीकि जी के प्रति अपने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आमंत्रित करती हूँ सुनीता मंजू को कि वो आए और अपना कहानी पाठ करें। सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार। जैसे कि मैम ने बताया, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज्यादा है, विस्तृत है, लेकिन उसको बहुत संक्षेप में हमने यहाँ पर लिया है ताकि हम उनकी कहानी पाठ को कर सके। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, वरना हम लोग इसमें उनको भी शामिल करते और उनकी कहानियों पर चर्चा और बेहतर तरीके से हो सकती थी। तो अब मैं कहानी पाठ शुरू करती हूँ। दोनों कहानियां बहुत ही विशेष इनकी कहानियों में से मानी जाती हैं। 25 चौका 150 ये कहानी आर्थिक शोषण को दर्शाती है, जो कि एकदम आम बात थी। आज भी यदा कदा देखने को मिल जाता है आर्थिक शोषण जो है, और जिसके पास शिक्षा नहीं है उसका आर्थिक शोषण करना बहुत आसान होता है, उसको बेवकूफ बनाना आसान होता है ना। तो वो हमें इसमें दिखाई देगा। और दूसरी जो कहानी है यह अंत नहीं, वो महिलाओं के जो शोषण के ऊपर है कि कैसे उसका विरोध करना है। और ये दोनों कहानियां ग्रामीण पृष्ठभूमि की हैं। मैं कहानी पाठ शुरू करती हूँ। अगर मेरी आवाज में कोई दिक्कत हो तो कृपया आप लोग टिप्पणी करके बताएं। पहली तनख्वाह के रुपए, ये कहानी है 25 चौका 150। पहली तनख्वाह के रुपए हाथ में थामे सुदीप अभाव के गहरे अंधकार में रोशनी की उम्मीद से भर गया था। एक ऐसी खुशी उसके जिस्म में दिखाई पड़ रही थी जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कंटीले झाड़ झंखाड़ों के बीच अपनी राह बनाई थी। हथेली में भिजे रुपयों की गर्मी उसकी रग रग में उतर गई थी। पहली बार उसने इतने रुपए एक साथ देखे थे। वह वर्तमान में जीना चाहता था,
लेकिन भूतकाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर पल उसके भीतर वर्तमान और भूत की रस्साकशी चलती रहती थी। अभाव ने कदम कदम पर उसे छला था, फिर भी उसने स्वयं को किसी तरह बचा कर रखा था। इसलिए यह मामूली नौकरी भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखती थी। नई नई नौकरी में छुट्टियां मिलना कठिन होता है। उसे भी आसानी से छुट्टी नहीं मिली थी। उसने रविवार की छुट्टियों में अतिरिक्त काम किया था, जिसके बदले उसे 2 दिन का अवकाश मिल गया था। वह पहली तनख्वाह मिलने की खुशी अपने माँ बाप के साथ बांटना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई और नौकरी के बीच समय और हालात की गहरी खाई को वह पाट नहीं सकता था। फिर भी खाई के बीच जो कुछ भी था उसे सांत्वना देकर उसकी पीड़ा को तो वह कम कर ही सकता था। सुख दुख के चंद लम्हे आपस में बांटकर पीड़ा कम हो जाती है। उसने इस पल के इंतजार में एक लंबा सफर तय किया था, ऐसा सफर जिसमें दिन रात और मान अपमान के बीच अंतर नहीं था। शहर से गांव तक पहुंचने में 2 ढाई घंटे से ज्यादा का समय लग जाता था। इसलिए वह सुबह ही निकल पड़ा था। बस अड्डे पर आते ही उसे बस मिल गई थी। बस में काफी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से उसे बैठने की जगह मिल पाई थी। कंडक्टर किसी यात्री पर बिगड़ रहा था। इस सामान को उठाओ, छत पर रखो, आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। किसका है ये सामान? कंडक्टर ने ऊंचे और कर्कश स्वर में पूछा। एक दुबला पतला सा ग्रामीण धीमे से बोला, जी मेरा है। कंडक्टर ने ग्रामीण के वजूद को तौलते हुए आवाज सख्त करके लगभग दहाड़ते हुए कहा, तेरा है तो इसे अपने पास रख, यहाँ रास्ता में अड़ा दिया है, उठा इसे। ग्रामीण ने गिड़गिड़ाकर अजीब सी आवाज में कहा, साहब नजदीक ही उतरना है। सुदीप जब भी किसी को गिड़गिड़ाते देखता है तो उसे अपने पिताजी की छवि याद आने लगती है। ऐसे में उसका पोर पोर चटकने लगता है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके जिस्म पर आरी चला रहा हो। उसने कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर का तुंदियल शरीर कपड़े फाड़ कर बाहर आने को छटपटा रहा था। बनेले सुअर की तरह उसके चेहरे पर पान से रंगे दांत उसकी भव्यता में इजाफा कर रहे थे। सुदीप को लगा जंगली सुअर बस की भीड़ में घुस आया है। उसने सहम कर सहयात्री की ओर देखा, जो निरपेक्ष भाव से अपने ख्यालों में गुम था। सुदीप ने ग्रामीण पर नजर डाली, जो अभी तक दयनीयता से उबर नहीं पाया था। उसके भीतर पिताजी की छवि आकार लेने लगी। वह दिन स्मृति में दस्तक देने लगा जब पिताजी उसे लेकर स्कूल में दाखिल कराने ले गए थे। उनकी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पता नहीं पिताजी के मन में यह विचार कैसे आया कि उसे स्कूल में भर्ती कराया जाए, जबकि पूरी बस्ती में पढ़ाई लिखाई की ओर किसी का ध्यान नहीं था। पिताजी लंबे लंबे डग भरकर चल रहे थे। उसे उनके साथ चलने में दौड़ना पड़ता था। उसने मैली सी एक बदरंग कमीज और पट्टेदार निक्कर नुमा कच्छा पहन रखा था, जिसे थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर खींचना पड़ता था। स्कूल के बरामदे में पहुंचकर पिताजी पल भर के लिए ठिठके, फिर धीरे धीरे चलकर इस कमरे से उस कमरे में झांकने लगे। हर एक कमरे में अंधेरा था जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। मास्टर कुर्सियों पर उकड़ू बैठे बीड़ी पी रहे थे या ऊँघ रहे थे। पिताजी फूल से मास्टर को ढूंढ रहे थे। 2-3 कमरों में झांकने के बाद एक छोटे से कमरे की ओर मुड़े। उस कमरे में अन्य कमरों से ज्यादा अंधेरा था। फूल सिंह मास्टर अकेले बैठे बीड़ी पी रहे थे। उन्हें दरवाजे पर देखकर फूल सिंह मास्टर खुद ही बाहर आ गए। पिताजी ने मास्टर जी को देखते ही दयनीय स्वर में गिड़गिड़ा कर कहा, मास्टर जी इस जातक को अपनी सड़न में ले लो, 2 अक्षर पढ़ लेगा तो थारी दया ते यो भी वादुड़ी बन जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी कुछ सुधर जाएगी। सुदीप पिताजी की उस मुद्रा को भूल नहीं पाया। वे हाथ जोड़कर झुके खड़े थे। फूल सिंह मास्टर ने बीड़ी का टोटा अंगूठे के इशारे से दूर उछाला और पिताजी को लेकर हेडमास्टर के कमरे में चले गए। सुदीप का दाखिला हो गया। पिताजी खुश थे। उनकी खुशी में भी वही गिड़गिड़ाहट झलक रही थी। वे झुक झुक कर मास्टर फूल सिंह को सलाम कर रहे थे। बस हिचकोले खा खाकर रेंग रही थी। आसपास के यात्रियों ने बीड़ी सिगरेट का धुआं ऐसे उगलना शुरू कर दिया था, जैसे सभी अपनी अपनी दुश्चिंताओं को धुएं के बादलों में विलीन कर देंगे। उसने अपने पास की खिड़की का शीशा सरकाया। ताजा हवा की हल्की हल्की सरसराहट भीतर घुस आई। उसकी स्मृति में स्कूल के दिन एक के बाद एक लौटकर आने लगे। दूसरी कक्षा तक जाते जाते वह अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा था। तमाम सामाजिक दबावों और भेदभावों के बावजूद वह पूरी लगन से स्कूल जाता रहा। सभी विषयों में वह ठीक ठाक था।
गणित में उसका मन कुछ ज्यादा ही लगता था। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने चौथी कक्षा के बच्चों से 15 तक पहाड़े याद करने के लिए कहा था, लेकिन सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही अच्छी तरह याद थे। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने शाबाशी देते हुए 25 का पहाड़ा याद करने के लिए सुदीप से कहा। स्कूल से घर लौटते ही सुदीप ने 25 का पहाड़ा याद करना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से ऊंची आवाज में पहाड़ा कंठस्थ करने लगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। पिताजी बाहर से थके हारे लौटे थे। उसे 25 का पहाड़ा रटते देखकर उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव तैर गए थे। थकान भूलकर वे सुदीप के पास बैठ गए थे। वैसे तो उन्हें 20 से आगे गिनती भी नहीं आती थी, लेकिन 25 का पहाड़ा उनकी जिंदगी का एक अहम पड़ाव था, जिसे वे अनेक बार अनेक अलग अलग लोगों के बीच दोहरा चुके थे। जब भी उस घटना का जिक्र करते थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास चमक उठता था। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया और जैसे ही 25 चौका 100 कहा, उन्होंने टोका, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। सुदीप ने चौंककर पिताजी की ओर देखा, समझाने के लहजे में बोला, नहीं पिताजी, 25 चौका 100, ये देखो गणित की किताब में लिखा है। बेटे, मुझे किताब क्या दिखावे है, मैं तो हरफ भी ना पिछाड़ू, मेरे लेखे तो काला अक्षर भैंस बराबर है, फिर भी इतना तो जानो कि 25 चौका 150 होवे है। पिताजी ने सहजता से कहा। ये किताब में तो साफ साफ लिखा है 25 चौका 100। सुदीप ने मासूमियत से कहा। तेरी किताब में गलत भी तो हो सके, नहीं तो क्या चौधरी झूठ बोलेंगे? तेरी किताब से कहीं बड़े आदमी है चौधरी जी, उनके दोहरे तो ये मोटी मोटी किताबें हैं। वह जो तेरा हेडमास्टर है, वो भी पांव छुए हैं चौधरी के। पडेर भला वो गलत बतावेंगे? मास्टर से कहा सही सही पढ़ा करे। पिताजी ने उखड़ते हुए कहा। पिताजी, किताब में गलत थोड़े लिखा है। सुदीप रुआंसा हो गया। तू अभी बच्चा है, तू क्या जाने दुनियादारी। 10 साल पहले की बात है, तेरे होने से पहले तेरी महतारी बीमार पड़ गई थी, बचने की उम्मीद ना थी। शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया था, सारा खर्च चौधरी ने ही तो दिया था, पूरा 100 का पत्ता। ये लंबा लीले रंग का लोट था। डॉक्टर की फीस, दवाइयां सब मिलाकर 100 रुपए बने थे। जब तेरी माँ ठीक ठाक होकर चलन फिलन लागी, तो मैं 4 महीने बाद चौधरी जी की हवेली में गया। दुआ सलाम के बाद मन ने चौधरी जी से कहा, चौधरी जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, थारी मेहरबानी से मेरी लुगा की जान बच गई। वह जी गई, वरना मेरे जातक वीरान हो जाते। तुमने 100 रुपए दिए थे, उनका हिसाब बता दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज चुका दूंगा। एक साथ देने की हमारी हिम्मत ना है चौधरी जी। चौधरी जी ने कहा, मैंने तेरे बुरे बखत में मदद करी, तो अब तू ईमानदारी से सारा पैसा चुका देना। 100 रुपए हर महीने, 25 चौका 150। तू अपना आदमी है, तेरे से ज्यादा कह लेना। 150 में से 20 रुपए कम कर दे। 20 रुपए तुझे छोड़ दिए, बचे 130। 4 महीने का ब्याज 130 अभी दे दे, बाकी रहा मूल, जब होगा तब दे देना। महीने के महीने ब्याज देते रहना। इब बता बेटे, 25 चौका 150 होते हैं या नहीं? चौधरी भले और इज्जतदार आदमी हैं, तो उन्होंने 20 रुपए छोड़ दिए, नहीं तो भला इस जमाने में कोई छोड़े है? अपने शिव नारायण मास्टर के बाप बड़े मिसिर जी को ही देख ले, एक धेला भी न छोड़े, ऊपर ते बेगार अलगते करावे हैं, जैसे बेगार उनका हक है। दिन भर में गोडे टूट जा, मजूरी के नाम पे खाली हाथ, ऊपर ते गाली अलग। गाली तो ऐसे दे हैं जैसे वेद मंत्र पढ़ रहे हो। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। अगले दिन कक्षा में मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने 25 का पहाड़ा सुनाने के लिए सुदीप को खड़ा कर दिया। सुदीप खड़ा होकर उत्साहपूर्वक पहाड़ा सुनाने लगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 150। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने उसे टोका, 25 चौका 100। मास्टर जी के टोकने से सुदीप अचानक चुप हो गया और खामोशी से मास्टर का मुंह देखने लगा। मास्टर शिव नारायण मिश्रा कुर्सी पर पैर रखकर उकड़ू बैठे थे। बीड़ी का सुट्टा मारते हुए बोले, अबे चूड़े के, आगे बोलता क्यों नहीं, भूल गया के? सुदीप ने फिर पहाड़ा शुरू किया। स्वाभाविक ढंग से 25 चौका 150 कहा। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने डांट कर कहा, अबे कालिए, 150 नहीं, 100 100। सुदीप ने डरते डरते कहा,
माँ साहब पिताजी कहते हैं 25 चौका 150 हो गए है। मास्टर शिवनारायण हत्थे से उखड़ गया, खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया, आंखें तरेर कर चीखा, अबे तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो यहाँ क्या अपनी माँ आया है? साले तुम लोगों को चाहे जितना भी लिखाओ पढ़ाओ, रहोगे वहीं के वहीं। दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है, पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। चल बोल ठीक से, 25 चौका 100। स्कूल में तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या होने लगी, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, ऊपर से जबान चलावे है, उलट कर जवाब देता है। सुदीप ने सुबकते हुए 25 चौका 100 कहा और एक सांस में पूरा पहाड़ा सुना दिया। उस दिन की घटना ने उसके दिमाग में उलझन पैदा कर दी। यदि माँ साहब सही कहते हैं तो पिताजी गलत क्यों बता रहे हैं? यदि पिताजी सही हैं तो मास्टर साहब क्यों गलत बता रहे हैं? पिताजी कहते हैं चौधरी बड़े आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते। उसके हृदय में बवंडर उठने लगे। नर्म और मासूम बाल मन पर एक खरोंच पड़ गई थी, जो समय के साथ साथ और गहरा गई। किसी ने ठीक ही कहा है, मन में गांठ पड़ जाए तो खोले नहीं खुलती। सोते जागते उठते बैठते 25 चौका 150 उसे परेशान करने लगा। बाल मन की यह खरोंच ग्रंथि बन गई। जब भी वह 25 की संख्या लिखता या पढ़ता, उसे 25 चौका 150 ही याद आता। साथ ही याद आता पिताजी का विश्वास भरा चेहरा और मास्टर शिव नारायण मिश्रा का गाली गलौज करता लाल लाल गुस्सेल चेहरा। सुदीप दोनों चेहरे एक साथ स्मृति में दबाए 25 चौका 150 की अंधेरी दुर्गम गलियों में भटकने लगा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, कई सवाल उसके मन को विचलित करने लगे, जिसके उत्तर उसके पास नहीं थे। बस अड्डे से थोड़ा पहले एक बड़ा सा गति अवरोधक था, जिसके कारण अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठे यात्रियों को झटका लगा। कई लोग तो गिरते गिरते बचे। झटका लगने से सुदीप की विचार तंद्रा भी टूट गई। उसने जेब को छूकर देखा, तनख्वाह के रुपए जेब में सही सलामत थे। बस गांव के किनारे रुकी। बस अड्डे के नाम पर एक दो पान बीड़ी की दुकानें, एक पेड़ के तने से टिकी पुरानी सी मेज पर बदरंग आईना रखकर बैठ गांव का ही बदरू नाई, नाई से थोड़ा हटकर दूसरे पेड़ तले बैठा गांव का मोची, एक केले अमरूद वाला, बस यही था बस अड्डा। सुदीप ने बस से नीचे उतरकर आसपास नजरें दौड़ाई। बस अड्डे पर कोई विशेष चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे। वह सीधा घर की ओर चल पड़ा। गांव के पश्चिमी छोर पर 30-40 घरों की बस्ती में उनका घर था। दोपहर होने को आई थी, सूरज काफी ऊपर चढ़ गया था। उसने तेज तेज कदम उठाए। लगभग महीने भर बाद गांव लौटा था। जानी पहचानी चित परिचित गलियों में उसे बचपन से अब तक के बिताए पल गुदगुदाने लगे। इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक अनजाने से आत्मीय सुख से वह भर गया था। अपने गांव, अपने रास्ते, अपने लोग। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कीचड़ भरी नाली को लांघा और बस्ती की ओर मुड़ गया। गांव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जोहड़ था, जिसमें जलकुंभी फैली हुई थी। जलकुंभी का नीला फूल उसे बहुत अच्छा लगता है। इक्का दुक्का फूल दिखाई पड़ने लगे थे। उसने जोहड़ के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। पिताजी आंगन में पड़ी एक पुरानी सी चारपाई की रस्सी कस रहे थे। सुदीप को आया देखकर वे उसकी ओर लपके। अचानक, क्या बात है, लगता है शहर में जी नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही चला आया, सुदीप ने सहजता से कहा। जेब से निकालकर तनख्वाह के रुपए उनके हाथ में रखकर पांव छुए। पिताजी गदगद हो गए। दोनों हाथों में रुपए थामकर माथे से लगाया, जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मन ही मन अस्फुट शब्दों में कुछ बुदबुदाए। फिर सुदीप की माँ को पुकारा, दीपे की माँ, करके यहाँ तो आ, ले संभाल अपने लाडले की कमाई। माँ आवाज सुनकर बाहर आई, आंचल पसार कर रुपए लिए और सुदीप को छाती से लगा लिया। वह क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समूचा घर खुशी की बारिश से भीग रहा हो। सुदीप चुपचाप सभी के खिले चेहरे को देख रहा था। सब खुश थे। ऊपरी तौर पर तो वह भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खलबली मची थी। वह अशांत था। उसने माँ से कहा, यहाँ बैठो माँ। माँ हाथ बढ़ाकर आंचल से कुछ रुपए ले लिए। गंभीर स्वर में बोला, पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है बेटे, कुछ चाहिए? पिताजी ने जिज्ञासावश पूछा। नहीं पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी गुमसुम होकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले की खुशी पर धुंध पड़ने लगी थी। तरह तरह की आशंकाएं उन्हें झकझोरने लगी थी। वे अचानक बेचैनी महसूस करने लगे थे।
सुदीप ने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगाई। पिताजी से कहा, अब आप इन्हें गिनिए। पिताजी चुपचाप सुदीप की ओर देख रहे थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। असहाय होकर बोले, बेटे मुझे तो 20 से आगे गिनना भी नहीं आता, तू ही गिन के बता दे। सुदीप ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी ये 4 जगह 25-25 रुपए हैं। अब इन्हें मिलाकर गिनते हैं। 4 जगह का मतलब है 25 चौका। कुछ क्षण रुककर सुदीप ने पिताजी की ओर देखा, फिर बोला, अब देखते हैं 25 चौका 100 होते हैं या 150। पिताजी अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। 30-35 साल पुरानी घटना साकार हो उठी। यह घटना जिसे वे अब तक ना जाने कितनी बार दोहराकर लोगों को सुना चुके थे, आज उसी घटना को नए रूप में लेकर बैठ गया था सुदीप। सुदीप रुपए गिन रहा था, बोल बोलकर 100 पर जाकर रुक गया। बोला, देखो 25 चौका 100 हुए, 150 नहीं। पिताजी ने उसके हाथ से रुपए ऐसे छीने जैसे सुदीप उन्हें मूर्ख बना रहा है। वे रुपए गिनने का प्रयास करने लगे, लेकिन 20 पर जाकर अटक गए। सुदीप ने उनकी मदद की। 100 होने पर पिताजी की ओर देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर 1 से गिनना शुरू कर दिया। 20 पर अटक गए। उलट पुलट कर रुपयों को देख रहे थे जैसे कुछ उनमें कम है। सुदीप ने फिर गिनकर दिखाए। पिताजी को यकीन ही नहीं आ रहा था। सुदीप ने हर बार उनकी शंका का समाधान किया, हर प्रकार से। आखिर पिताजी को विश्वास हो गया। सुदीप ठीक कह रहा है, 25 चौका 100 ही होते हैं। झूठ सच सामने था। पिताजी के हृदय में जैसे अतीत जलने लगा था। उनका विश्वास, जिसे पिछले 30-35 सालों से वे अपने सीने में लगाए चौधरी के गुणगान करते नहीं अघाते थे, आज अचानक कांच की तरह चटक कर उनके रोम रोम में समा गया था। उनकी आंखों में एक अजीब सी वितृष्णा पनप रही थी, जिसे पराजय नहीं कहा जा सकता था, बल्कि विश्वास में छले जाने की गहन पीड़ा ही कहा जाएगा। उन्होंने अपनी मैली चिकट धोती के कोने से आंख की कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबी सांस ली। रुपए सुदीप ने लौटा दिए। उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडहर उगाया था, जिसकी दीवारों से ईंट, पत्थर और सीमेंट भुरभुरा कर गिरने लगे थे। उनके अंतस में एक चीज उठी, जैसे कह रहे हों, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। ये 25 चौका 150 कहानी समाप्त हो गई। और किस तरह से एक सीधे साधे भोले व्यक्ति का आर्थिक शोषण इसमें हुआ है, वो हमने देखा। समाप्त हो गई। दूसरी कहानी का बहुत सुंदर कहानी पाठ, सीधे साधे भोले व्यक्ति का आर्थिक शोषण इसमें बहुत हुआ अच्छा। है, वो हमने देखा। समाप्त हो गई। दूसरी कहानी भी पढ़ दें, उसके बाद चर्चा करेंगे। दूसरी कहानी है, यह अंत नहीं। और इसमें भी बिल्कुल बिल्कुल। यह अंत नहीं। गांव की ठहरी हुई जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया था। जहां ऊपरी सतह पर शांति और ठहराव दिखाई देता था, वहीं निचली सतह पर तेज हलचल थी, जो ऊपरी सतह को तोड़ देने के लिए छटपटा रही थी। लेकिन ऊपरी सतह इतनी सुदृढ़ थी कि उसे तोड़ पाना आसान नहीं था। बिरमा ने इसी ऊपरी सतह पर चोट की थी, यह जानते हुए भी कि उसकी चोट बेअसर होगी। दूसरों की तरह वह चुप नहीं रह पाई थी। शायद रह भी जाती यदि उसने किशन और उसकी मित्र मंडली के बीच होने वाली बहसें ना सुनी होती। इसी जद्दोजहद ने उसके अंतर्मन में विश्वास जगा दिया था। तमाम अभावों के बावजूद मंगलू ने किशन को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। महीने 2 महीने में किशन और उसकी मित्र मंडली गांव आती थी। शहर के खुले माहौल ने किशन की सोच और मानसिकता को प्रभावित किया था। वे जब इकट्ठे होते तो किसी न किसी मुद्दे पर ऊंची आवाज में घंटों बहस करते थे। बिरमा की समझ में कुछ भी नहीं आता था। वह अक्सर किशन से पूछती थी, तुम इतना लड़ा क्यों करो? किशन हंसकर कहता, बुद्धू यह लड़ाई नहीं बातचीत है। बिरमा हैरान रह जाती, यह कैसी बातचीत है? गांव में तो इसे ही लड़ाई कहते हैं। इस बातचीत की वह अभ्यस्त हो गई थी। उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े उसे याद रहने लगे थे। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन, मात्र शब्द ही नहीं रह गए थे उसके लिए। वह इनके अर्थ जानना चाहती थी। किशन से पूछती तो वह समझाने की कोशिश करता, लेकिन बिरमा को लगता कि वह समझ नहीं पा रही है। वह मन महसूस कर रह जाती थी। ऐसे क्षणों में उसको लगता, काश उसे भी बापू ने स्कूल भेजा होता। किशन की तरह वह भी कॉलेज जाती
तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी समझ में जरूर आती। उसे लगता किशन और उसके दोस्त ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके जैसी बातें करने वाला गांव में कोई भी नहीं है। अपनी बस्ती की तो कोई बात ही नहीं, बसीटों में भी ऐसा कोई नहीं है। धान कटाई के उमस भरे दिन थे। मंगलू और सरबती के साथ बिरमा भी धान कटाई के लिए जाती थी। उस रोज वे तेजभान के खेत में धान काटने गए थे। बस्ती के 15-20 पुरुष स्त्री कटाई पर लगे थे। सांझ होने से पूर्व ही धान कटाई छटाई आदि का काम पूरा कर लिया गया था। धान बोरों में भरा जा रहा था। मंगलू, सरबती और बिरमा को एक एक गट्ठर धान मिला था। एक गट्ठर बिरमा के सिर पर रखते हुए मंगलू ने कहा, तू घर जा, सांझ हो रही है, जाके रोटी पानी देख लियो, हमें आड़ में देर हो जाएगी। बुग्गी में धान लाद के ही आना होगा, तो चल। बिरमा अकेली ही चल पड़ी थी। बाकी मजदूर वहीं रह गए थे। बोझ भारी था, रास्ता कच्चा एवं उबड़ खाबड़ था। संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। गांव काफी दूर था। गांव से पहले आम का बगीचा था, उसके साथ साथ पगडंडी थी। सुनसान रास्ते पर चलते हुए बिरमा का जी घबराने लगा। वह जल्दी जल्दी कदम उठाकर चलने का प्रयास कर रही थी। बोझ के कारण चलने की गति धीमी थी। बगीचे में सचिंदर दिखाई दिया। उसे वहां खड़ा देखकर बिरमा सहम गई। धान की कटाई के वक्त भी लगातार उसे घूर रहा था। बिरमा ने उसकी नजरें भांप ली थी। उसने जल्दी जल्दी कदम उठाने की कोशिश की ताकि वह बगीचे की ओर से खुले रास्ते पर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद ही उसे लगा जैसे सचिंदर उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। बोझ के कारण वह मुड़कर देख नहीं पा रही थी। सचिंदर ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। बेहयाई से बोला, सिर पर इतना बोझ है, थक गई होगी, थोड़ा सा सुस्ता ले। बिरमा ने आग्नेय नेत्रों से उसे घूरा। बिरमा कुछ कहे उससे पहले ही सचिंदर ने उसके गालों को छुआ। उसके स्पर्श से बिरमा के शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई। क्षण भर को तो वह सहम गई थी। सचिंदर ने जैसे ही उसके सीने की ओर हाथ बढ़ाए, बिरमा ने पीछे हटने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ा, लेकिन बिरमा ने सिर पर रखा गट्ठर सचिंदर के ऊपर गिरा दिया। अचानक इस हमले से वह गड़बड़ा गया और गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बिरमा ने पूरी ताकत से उसकी जांघों के बीच वार किया। लात का प्रहार इतना तगड़ा था कि सचिंदर उठ नहीं पाया। किसी तरह लड़खड़ाकर खेत में घुसकर गुम हो गया। बिरमा मेड़ पर खड़ी थी। उसे भागता देखकर चिल्लाने लगी। उसने पहले ही झटके में सचिंदर की बेहयाई को कायरता में तब्दील कर दिया था। कुछ देर उसी क्रोधित मुद्रा में खड़ी रही। गुस्से में उसका शरीर कांप रहा था। गट्ठर गिरने से धान बिखर गए थे, जिन्हें देखकर बिरमा का जी दुखी हो गया। उसके अंतर मन से सचिंदर के लिए बद्दुआएं निकली। दूर खेतों से लौटती स्त्रियों की आवाज बिरमा को सुनाई दी। वह गट्ठर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। बिरमा को रास्ते के बीचों बीच इस तरह बैठा देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, यह बोझ गिर गया, करके हाथ लगवा दो जरा। बिरमा ने भीतर उठते शोर को छिपाकर कहा। वह गट्ठर उठवाकर उनके पीछे चल पड़ी। घर लौटकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। किशन घर पर ही था। बिरमा का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिरमा ने सहजता से उत्तर दिया, लेकिन उसे रह रहकर रोना आ रहा था। वह किशन के सामने आने से बचने का प्रयास कर रही थी। मंगलू और सरबती को आने में देर हो गई। माँ को देखते ही बिरमा की रुलाई फूट पड़ी। उसे इस तरह हलकान देखकर सरबती का हृदय कांपने लगा। वह किसी अज्ञात शंका से डर गई थी। उसे घर के भीतर ले गई। क्यों री, क्या हुआ? रो क्यों रही है? सरबती ने पूछा। मंगलू धान के गट्ठरों को सुव्यवस्थित करने में लगा था। किशन उसका हाथ बटा रहा था। बिरमा की हिचकियां बंद गई थी। सरबती के ढाढ़स देने पर उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सरबती अवाक रह गई थी। उसे लगा जैसे किसी काले साये ने उसके परिवार पर कुदृष्टि डाल दी है। वह गुमसुम हो गई थी। आंखों के भीगे कोर आंचल से पूछते हुए उसने बिरमा को समझाने की कोशिश की। उसे ऊंच नीच समझाई, बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की सलाह दी। माँ की एक एक कोशिश बिरमा को कांटे की तरह बींध रही थी। उसे हर सलाह डर और बेबसी का अक्स दिखा रही थी। उसके भीतर एक भीषण तूफान हिलोरे मारने लगा था। वह चुपचाप माँ का एक एक लफ्ज सुन रही थी। बिना कोई प्रत्युत्तर दिए उठी और चूल्हा जला के बैठ गई।
चूल्हे की धधकती आग ने उसके अंतस की जलन को और अधिक सुलगा दिया था। वह बेबसी से निजात पाना चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। मौका देखकर सरबती ने मंगलू से पूरी बात कह दी। मंगलू के पांव तले की जमीन खिसक गई। उसने एक गहरी सांस खींची। रात के गहरे अंधेरे में अपनी पीड़ा को घोलने की चेष्टा करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सरबती से कहा, बिरमा को ठीक से समझा देना, किशन से कोई जिक्र ना करे। दोनों के बीच फिर से गहरा सन्नाटा पसर गया था। दोनों अपने अपने भीतर उमड़ते चक्रवात की ध्वनि सुन रहे थे। अंधेरे की सघनता उनके भीतर समा गई थी। मंगलू ने गहरी सोच से बाहर आते हुए कहा, बिरमा की माँ, अब एक मिनट के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर ना करियो। टेम बुरा आ गया है। किसी तरह इसके हाथ पीले हो जा तो कुछ चैन मिलेगा। उसकी आवाज किसी अंधेरी गुफा से छन छन के आ रही थी। तेजभान के खानदान के चरित्र को मंगलू अच्छी तरह जानता था। सचिंदर की हरकतें किसी से छिपी हुई नहीं थी। बाप बेटे दोनों की नजर में किसी दूसरे के मान सम्मान का कोई मतलब ही नहीं था। सचिंदर का नाम सुनते ही मंगलू आतंकित हो गया था। रात भर मंगलू, सरबती और बिरमा अपने अपने ढंग से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। बिरमा ने पूरी रात जागकर काटी थी। सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उदास था। वह घर के काम में लग गई थी। मंगलू भी जल्दी उठकर जंगल परागत के लिए चला गया था। सरबती खाली घड़े लेकर कुएं से पानी लेने चली गई थी। बिरमा ने उन दोनों के जाते ही किशन को जगाया। बिरमा ने किशन को कल की पूरी घटना से अवगत करा दिया। वह रात भर जागकर अपने को हर स्थिति के लिए तैयार कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। सचिंदर की इस हरकत पर किशन का खून खौल उठा था। जिस्म में जैसे अंगारे भर गए थे। मंगलू के बाहर से लौटते ही वह बिखर पड़ा। मंगलू हक्का बक्का रह गया था। बिरमा किशन के ठीक पीछे खड़ी थी। मंगलू ने पूरी जिंदगी झुके झुके गुजारी थी। किशन अब उसे सीधा खड़ा होने के लिए कह रहा था, जबकि सीधा खड़ा होने की उसे आदत ही नहीं थी। मंगलू को लगा जिसका डर था वही हुआ। जवान लड़का है, कुछ उल्टा सीधा ही कर बैठे। उसने दयनीय होकर कहा, ना किशन, जबान खोलोगे तो बुरा हो जाएगा। अभी तो बात घर में है, कल पूरे गांव देहात में फैलेगी, बदनामी होगी, बिरमा के माथे पे दाग लग जाएगा। चुप रहना ही ठीक है। मंगलू की बात बीच में ही काटकर किशन बोला, बापू, बिरमा का दोष क्या है जो उसे सजा मिलेगी? नहीं बापू, सचिंदर को ही सजा मिलेगी। किशन गुस्से में बाहर निकल गया। मंगलू ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। किशन शहर आ गया था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा करके घटना की जानकारी उन्हें दी। अपने बापू और माँ के डर की बात भी उसने खुलकर बताई। अब आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? किशन ने सवाल किया। विचार विमर्श के बाद सभी की राय थी कि तेजभान ताकतवर आदमी है। उसके लड़के पर हाथ डालने का मतलब है आग से खेलना। सभी की राय थी कि सचिंदर से सीधा टकराने के बजाय पुलिस की मदद ली जाए। वे सभी थाने में रपट लिखाने गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने रपट लिखने से मना कर दिया था। इस बात पर उनके बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। इंस्पेक्टर ने कटाक्ष करते हुए कहा था, छेड़छाड़ी हुई है, बलात्कार तो नहीं हुआ। तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो। गांव में राजनीति फैलाकर शांति भंग करना चाहते हो। मैं अपने इलाके में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। चलते बनो। कुछ क्षण उनके बाहर निकलने का इंतजार किया। वे टस से मस नहीं हुए तो अजीब सी मुद्रा बनाकर बोला, फूल खिलेगा तो भंवरे मंडराएंगे ही। उसने बेशर्मी से खीसें निपोरी। उसके इस तरह बोलने से किशन बौखला गया। उसने तिलमिलाकर कहा, तमीज से पेश आइए। इंस्पेक्टर का झन्नाटेदार थप्पड़ किशन के गाल पर लगा। हरामी की औलाद, ये डंडा पूरा उतार दूंगा। तू मुझे तमीज सिखाएगा? इंस्पेक्टर ने बिना देर किए सभी की धुनाई शुरू कर दी। अचानक हमले से वे हड़बड़ा कर इधर उधर भागने लगे। पिट पिट कर वे थाने से बाहर आ गए थे। पुलिस के साथ उनकी यह पहली मुठभेड़ थी। कानून की किताबें रटने वाले भी बेबस हो गए थे। प्रवीण कानून के दूसरे वर्ष में था। उसके ही सुझाव पर वे थाने गए थे रपट लिखाने, लेकिन पहले ही झटके में चारों खाने चित पड़े थे। प्रवीण गहरी असमंजस की स्थिति में था। किशन स्वयं को दोषी मान रहा था।
उसे लग रहा था सब उसी के कारण हुआ। निराशा की हालत में वे सब सांझ से पहले ही गांव आ गए थे। गांव पहुंचकर उनका गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि बस्ती के लोगों को इस घटना की जानकारी देकर एकजुट किया जाए, ताकि गांव में एक दबाव बन सके। सचिंदर ऐसे हरकत करने से पहले कोई 10 बार सोचे। सांझ होते होते बस्ती के तमाम बुजुर्गों और नौजवानों को एक जगह बुला लिया गया। बस्ती के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था, वहीं एक चबूतरा था, वहीं सब जमा हुए थे। किशन ने खड़े होकर सचिंदर की हरकतों के बारे में बताया। जैसे ही सचिंदर और तेजभान का जिक्र आया, सभी में सन्नाटा फैल गया था। सभी चुप्पी साध कर बैठ गए। किशन के बहुत उकसाने पर बूढ़ा धर्मो सुस्त थकी आवाज में बोला, ये कोई नई बात ना है, गरीब की इज्जत का कोई मतलब ही ना होवे है। ये सब तो होता ही रहे, चुप रहने में ही भला है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर लेना ठीक ना है। उससे सभी सहमत दिख रहे थे। लोगों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई थी। धर्मू ने गला खा बात आगे बढ़ाई। जिंदगी बीत गई है इसी गांव में, कभी ना सुना किसी बिरबाणी बहू बेटी ने घर आके जिक्र भी किया हो। औरत की लाज चुप रहने में है, ढिंढोरा पीटने में ना है, धर्मू ने जोर देकर कहा। धर्मू की हाँ में हाँ मिलाते हुए रामजी दास भी बोलने लगा, ये शरूफ बहू बेटियों के लक्षण ना है, मर्द के सिर फुटौल करा के ही चैन मिलेगा। किशन हैरानी से उन्हें देख रहा था। प्रवीण ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वे सभी एक एक कर खिसकने लगे। किशन का रहा सहा हौसला भी टूटने लगा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सभी उठकर चले गए। एकजुट होकर संघर्ष करने की बात तो दूर, वे बात ही सुनने को तैयार नहीं। तेजभान के डर ने उन्हें इतना भयभीत कर रखा था कि कुछ देर रुककर बात सुनने की स्थिति में भी नहीं थे। किशन की मित्र मंडली के लिए यह स्थिति एकदम नई थी। कॉलेज की राजनीति में उनका दखल था, लेकिन गांव में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वे चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। उनकी लंबी लंबी बहसें खोखली साबित हुई थी। सभी सोच रहे थे अब क्या करें। काफी सोच विचार के बाद प्रवीण ने सलाह दी, बिरमा की ओर से पंचायत में शिकायत की जाए। प्रवीण पंचायती राज का पक्षधर था। वह हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था। उसका कहना था, पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है, गांव की समस्याओं को निपटाना पंचायत का कर्तव्य है। सभी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। पिछले चुनाव में इस पंचायत को आरक्षित किया गया था। बिशन सिंह तुम्हारी बिरादरी का प्रधान है, वह जरूर इस मामले को गंभीरता से लेगा, प्रवीण ने कहा। प्रवीण की राय से सभी सहमत थे, लेकिन किशन की राय भिन्न थी। उसका कहना था, बिशन तो एक मोहरा है, वह क्या निर्णय देगा, लेकिन आप लोगों की यही राय है तो ठीक है। एक अर्जी तैयार की गई, बिरमा से उस पर अंगूठा लगवाया गया। अर्जी लेकर किशन ही प्रधान के पास गया था। प्रधान ने अर्जी लेने में आनाकानी की, बार बार यही कहा, किस लिए अर्जी दे रहे हो। किशन ने सिर्फ इतना ही कहा, अर्जी में सब कुछ लिख दिया है। अर्जी उसके हाथ में थमाकर किशन लौट आया। अर्जी देखते ही जैसे भूचाल आ गया था। बिशन सिंह प्रधान पसीने पसीने हो गया। तेजभान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने लायक ताकत उसमें नहीं थी। वैसे ही प्रधानी उसे अभी अभी मिली थी। बिशन के दिमाग में यह बैठा हुआ था कि उसे प्रधान तेजभान नहीं बनाया है, वरना वह क्या था। उसे डर था कि कोई बावेला ना हो जाए। बिरमा से ज्यादा उसे अपने लिए खतरा दिखाई दे रहा था, इसलिए अर्जी देखकर वह बुरी तरह डर गया था। बिना देर किए वह अर्जी लेकर तेजभान की चौपाल पर पहुंचा। जाते ही अर्जी उनके सामने रख दी। अर्जी देखते ही तेजभान भड़क उठा, भंगी चमारों की यह हिम्मत, क्यों बे बिसना, तुझे प्रधान इसीलिए बनाया था। चौधरी साहब, मैं इसीलिए तो खुद चल के आया हूँ। जब से मंगलू ने किशन को कॉलेज पढ़ने भेजा है, बस्ती में राजनीति होने लगी है। और चौधरी साहब, जमाना भी तो बदल गया है। बिशन ने दयनीयता से हाथ जोड़कर कहा, ओए बिसना, जमाना अभी भी पहले ही वाला है, तो मुझे सीख दे रहा है। अपनी औकात मत भूल, जमाना तो तब बदलेगा जब हम चाहेंगे। जाके अपनी प्रधानी संभाल, कहीं वो ही खतरे में ना पड़ जावे। होगा वही जो हम चाहेंगे। और इतना उन सभी को भी बता देना, दरोगा से लेकर एसपी तक सभी अपने जात के हैं, एक एक को अंदर करा दूंगा।
ज्यादा 3-5 की तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे बिन मौत। तेजभान ने प्रधान की कमजोर नस पर प्रहार किया। वह खिसिया कर रह गया। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके पक्ष की ही बात कर रहा था। ठीक है, जो करना होगा हम बता देंगे। मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत ना है। जाके इन्हें समझा क्यों बेमौत मरना चाहते हैं। और हाँ, उन शहरी लफंगों से कह देना गांव में राजनीति ना फैलावें, अंजाम बुरा होगा। सुना है उन्होंने कोई मीटिंग भी करी थी। तेजभान ने बिस्ना की ओर इस तरह देखा जैसे कह रहा हो हमें सब पता है। बिस्ना लौट आया, लेकिन घबराया हुआ। तेजभान कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्रधान होकर भी उसकी औकात एक मुलाजिम से कम नहीं थी। अपनी ही बस्ती में वह एक बाहरी व्यक्ति जैसे रहता था। तेजभान ने सचिंदर को भी डांटा। अबे कुछ करना ही था तो हरामजादी को खेत में ही घसीट लेता। खुद ही किसी को मुंह दिखाने जोगी ना रहती। सचिंदर मुंह नीचा किए खड़ा रहा। खेत में घसीटने की तो बात ही क्या, उल्टे बिरमा से पिटकर ही आया था। लेकिन इस बात को उसने छिपा लिया। गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। तेजभान को चमारों से उतना खतरा नहीं था जितना अपने ही कुटुंबदार चौधरी जगबीर सिंह से था। अगर जगबीर सिंह ने हवा दे दी इस मामले को, तब तो गांव की रीत ही बदल जाएगी। उसने मंगलू को चौपाल पर बुलवा भेजा। मंगलू तो मुझे अच्छी तरह पिछाड़े है, फिर भी ऐसी हरकत की। क्या समझता है पंचायत हमें फांसी पर चढ़ा देगी? पंचायत है क्या, हमारे पांव की जूती। प्रधान कोई भी रहे, नकेल हमारे हाथ में होती है। जा जाके अपनी बेटी को समझा। कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे दोष मत देना, आगे तेरी मर्जी। तेजभान की आंखों से आग बरस रही थी। मंगलू चुपचाप लौट आया। अर्जी के बारे में उसे कोई खबर ही नहीं थी। उसने घर आते ही किशन पर अपना गुस्सा उतारा। तड़ातड़ डंडे से पीटना शुरू किया। तू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव देहात में बिरमा की बदनामी कर दी है तूने। किशन को देखकर बिरमा दौड़ी। उसने बापू के हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। आवाज में तीखापन भरकर बोली, वाह बापू, जो भाई अपनी बहन की आबरू की खातिर लड़ रहा है, तुम उसे पीट रहे हो। और जो अचानक उसके भीतर जमा सैलाब फूट पड़ा। उसका गला रुंध गया। शब्द गले में ही अटक गए थे। सिर्फ रुलाई फूट पड़ रही थी। आवाज सुनकर माँ भी आ गई थी। वह भी रोने लगी। बिरमा को रोता देखकर मंगलू भी रोने लगा। उसने फफकते हुए कहा, तू ही बता बेटी, मैं क्या करूं? वे सब जालिम लोग हैं। कुछ मत करो बापू, जुल्म के आगे झुक जाने पर भी क्या होगा? बिरमा ने मंगलू को ढाढ़स दिया। किशन चुपचाप एक और खड़ा था। उन्हें देखकर वह अपनी पीड़ा भूल गया। उनके करीब आकर बोला, बापू, हमारे पास ना ताकत है ना रुतबा, लेकिन अपनी जान देकर आत्मसम्मान तो मांग ही सकते हैं। बिरमा को लगा जैसे वह अचानक बड़ी हो गई है। वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए लड़ सकती है। किशन ने मंगलू से कहा, बापू, पंचायत से इंसाफ और सुरक्षा मांगी है, कोई गुनाह तो नहीं किया। जैसे जैसे किशन और बिरमा का स्वाभिमान जाग रहा था, अपनी ही बस्ती में अलग थलग पड़ रहे थे। आखिर पंचायत के फैसले का दिन आ ही गया। कार्यवाही ज्यादा लंबी नहीं थी। न किसी का बयान लिया गया, न किसी किस्म की कोई चर्चा हुई, न बहस, न आरोपी को बुलाया गया, न फरियादी को। बस सिर्फ फैसला था। सचिंदर वल्द तेजभान ने विरमा वल्द मंगलू के साथ राह चलते छेड़खानी करने की कोशिश की। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए पंचायत सचिंदर पर 5 रुपया जुर्माना करती है। इस फैसले से किशन और मंगलू अवाक रह गए थे। किशन ने विरोध किया, लेकिन उसे बोलने से रोका गया। पंचों का फैसला परमेश्वर का फैसला कहकर बात खत्म करने की कोशिश की गई। किशन लगातार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धकिया कर बाहर निकाल दिया। तेजभान के लोग उठकर खड़े हो गए थे। लाठियां फिर से लंबी होने लगी थी। किशन हताश होकर लौटा था। पीछे पीछे मंगलू भी आ गया था। बिरमा ने उनके उतरे चेहरे देखे तो सब कुछ समझ गई। घर में मातम सा छा गया। शाम तक किशन की मित्र मंडली भी आ गई थी। पंचायत का फैसला सुनकर उनके चेहरे भी उतर गए थे। किशन उदास आंखों से प्रवीण की ओर देखा। कहो, कैसा रहा पंचायती राज? आंखों में सवाल था। प्रवीण जैसे अपने ही भीतर कुछ खंगाल रहा था। उन्हें चुप देखकर बिरमा बोली, किशन भैया ठीक कह रहे थे। पंचायत में न्याय ना होता, जात बिरादरी देखी जावे है, गुंडागर्दी होती है पंचायत के नाम पे। बिरमा को इस तरह बोलते हुए वे पहली बार देख रहे थे।
बिरमा की मुखरता से चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिसकी ओर सभी का ध्यान गया था। प्रवीण, जो अभी तक चुप ही था, उसने बिरमा से कहा, हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। किशन ने पहले ही कहा था, बिशन सिंह एक प्रधान होते हुए भी सिर्फ मोहरा है। बिरमा ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? ये अंत ना है। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को जगाया है, इसे मरने मत देना। उसके भीतर जैसे कुछ उबल रहा था, जो बाहर आना चाहता था। सभी ने मिलकर कहा था, ना बिरमा, यह अंत नहीं है। तुमने हमें ताकत दी है, हार को जीत में बदलेंगे, लोगों में विश्वास जगाकर, ताकि फिर कोई बिशन मोहरा ना बने। सभी के चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। मंगलू और सरबती भी उनके साथ आकर मिल गए थे, एक नई उम्मीद के साथ। ये कहानी समाप्त हुई। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर। मैम, आप कुछ कहना? हाँ, आपने सबसे पहला तो यही है कि आपने बहुत सुंदर कहानी पाठ किया और अभी वो जुड़ जाएंगे सुनीता। और दोनों कहानियाँ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। जैसे कि पहली कहानी 25 चौका 150, और ये कहानी आर्थिक शोषण की कहानी है। और मुझे लगता है कि जो महाजनी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो सामंतवादी व्यवस्था है, ये उसमें जिस तरीके से दलितों का शोषण होता है, गाँव में जिस तरीके से दलितों का शोषण होता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बहुत बारीकी से उसको पकड़ा और बहुत सुंदर तरीके से उसको लिखा। और इस तरह की जो कहानियाँ हैं, वो अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे वो प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ा करते थे, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी ये बेहद ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो जातीय और आर्थिक उत्पीड़न है, जो कि हमारे साथी बोल भी रहे थे, हमारे कुछ साथी लगातार बातचीत रखते रहे हैं कि उस तरह की कहानी है। और ये दलित साहित्य की बेहद महत्वपूर्ण कहानी है। दूसरी कहानी जो है वो यह है अंत नहीं, और इसमें जो इसका जो पात्र है, जो हमारी मुख्य पात्र है, स्त्री पात्र है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि स्त्री पात्र है बिरमा। और मैं कहूँगी कि पहले में सुदीप, बिरमा और सुदीप और किशन, ये हमारे नायक हैं और नायक हैं, और तीनों ही अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। और वाल्मीकि जी ने जिस तरीके से बिरमा का चरित्र गढ़ा है कि वो डरती नहीं है, निडर है, तनिके खड़ी हो जाती है, और माँ उसको समझाते हैं, आगा पीछा समझाते हैं कि लेकिन वो उससे नहीं डर करके वो कहती है कि हमें लड़ना होगा। ऐसे ही राजेश बोल रहे थे कि पिछली कहानी जो हमने सुमंगली पढ़ी थी, तो वो काफ़ी उससे कहानी से मिलते हैं। उसमें भी भाई बहन थे दोनों, और भाई बहन दोनों लड़ने जाते हैं, लेकिन उसमें वो जो है वो सुमंगली जो है वो उसमें एक अलग रूप आता है कि वो थाने जाती है लड़ने के लिए। और तो दोनों का ये जो हमारी कहानियों की जो श्रृंखला चल रही है, ये हम उस तरीके से कहानियाँ ले रहे हैं जो दलित समाज के ऊपर हुए अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न का आईना दिखाती है। हमें ये लगता है कि ग्रामीण जीवन बेहद खूबसूरत है, हरे भरे लहलाते खेत हैं और नाचती हुई वहाँ पे बालिकाएं हैं, बहते हुए झरने हैं, रहट चल रही है, गायों के गले में घंटी बंधी हुई है। वो सब एक दृश्य हमारे सामने खड़ा किया जाता है। खूब सारी हरी सब्जी पैदा हो रही है, लोग अपने घर की सब्जी को ही खा रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो जो तथाकथित हमारे जो सवर्ण कहानीकार हैं, उनकी कहानियों में ये आता है कि गाँव में, लेकिन जो दलित कहानियाँ, उनकी कहानियों में एक अलग सीन आता है जिसमें गाँव में पंचायत भी उनकी नहीं है, पुलिस भी उनकी नहीं है, उनकी अपनी ज़मीन भी उनकी नहीं है। उनके ऊपर तमाम तरह के छोटा सा एक कर्जा जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ख़त्म ही नहीं होता 30 साल में। उसी प्रकार जो है वो बिरमा, जब भी हमारी ग्रामीण लड़कियां कहीं, क्योंकि हमारे पिछले कुछ समय पहले मैं बल्लभगढ़ गई थी एक जगह, और ये कुछ साल पहले की बात है। तो वहाँ पर एक कांड हुआ था
कि एक 6 महीने की प्रेग्नेंट महिला को जब उसके ससुर ने और उसके पति ने रोजगार बेगारी करने से मना कर दिया, तो उधर गांव के जो जमींदार ने उस लड़की के पेट पे लात मारी थी। तो वो इतनी पीड़ा में थी और ये अखबारों में खबर आई थी। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन, एशिया एज एक अखबार था, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन पे गए थे। तो बड़ी चौंकाने वाली खबर ये आई कि हर घर में, क्योंकि वहाँ दलितों के घर में टॉयलेट्स नहीं है और सवर्णों के घर में टॉयलेट्स है, दलितों के घर में नहीं है। और जो दलितों के घर के लिए जो टॉयलेट्स का जो पैसा आता है, उसे भी ग्राम पंचायत के लोग अपने, जो वहाँ पे पावरफुल लोग हैं, जो ऊंची जाति के, वो अपने लिए बनवा लेते हैं टॉयलेट। तो हर घर में एक उत्पीड़न का केस था, छोटी बच्ची से लेकर बड़ी बच्ची तक। ये बल्लभगढ़, जो दिल्ली से ज्यादा नहीं, 30-40 किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं है। तो वहां पर इतने केसेस हमने देखे, छोटी बच्चों के साथ बड़ी और छेड़खानी के, उत्पीड़न के, हिंसा के, बलात्कार के। तो वही कह रहे हैं कि ये एक जो उन्होंने बिरमा का करेक्टर गढ़ा और ये कहा कि वो नहीं डरेगी। और मुझे लगता है कि जो ये ताकत हमें मिलती है दलित आंदोलन से, जो हम सक्रिय रूप से, सामाजिक रूप से जुड़ते हैं। और ये ताकत मिलती है हमें बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ने से। जब उनकी विचारधारा से जुड़ते हैं तो हम लड़ना सीखते हैं, हम संघर्ष करना सीखते हैं, हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखते हैं। और ये दोनों कहानियां उसी तरह की कहानियां हैं। तो मुझे लगता है कि हमने ये कहानी पढ़ी और बहुत कुछ इन कहानियों के बारे में कहा जा सकता है। हमारे पाठक भी बहुत ज्यादा इस कहानियों के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर आप सुनीता कुछ कहना चाहें तो आप भी जी। कहिए। पहले मैं यह अंत नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना मैम? आवाज मेरी आ रही है। हाँ, तो ये अंत नहीं कहानी के बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी कि जो हमने पिछली कहानी पढ़ी थी, मंगली भी और वो दूसरी अंगारा, उससे मिलती जुलती तो है ही, लेकिन उसमें जो है ज्यादा अत्याचार हुआ था तो उसका विरोध भी उसी हिसाब से, जैसे आप किसी चीज को जितना दबाएंगे उतना ही ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया होगी, है ना? तो इसमें क्योंकि वैसा नहीं है, इसमें छेड़खानी हुई है, लेकिन इसको इतने हल्के में लिया जा रहा है। जैसे हम लोग सुनते भी हैं, कई लोग कहते हैं कि पहले का जमाना ठीक था, आजकल तो इतने बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि बात ये है कि आजकल वो सामने आ रहे हैं। पहले मतलब 100 में से 10 में से एक आध केस कोई सामने आता था। और अभी भी जो पुलिस का रवैया है कि वो जो कह रहे हैं इंस्पेक्टर कि छेड़खानी तो हुई है, कोई बलात्कार तो नहीं हुआ, यानी बलात्कार से कम की कोई सुनवाई नहीं है। और बलात्कार हो जाए तब तुम आओ, तब तुम्हारा मतलब ये बनता है कि पुलिस स्टेशन पे आए। जबकि जबकि ये छेड़खानी भी तो अपराध है, उसको वो राह चलते जो छेड़खानी करे। यहाँ पर जो माता पिता और समाज है उसका क्या रोल है? जैसे हम देखते हैं उसके पिता कहते हैं कि इसकी शादी हो जाए, हाथ पीले हो जाए तो हम लोग किसी तरह चैन पड़े, मतलब वो इसके विवाह में इलाज देखते हैं कि बस विवाह हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाए, शादीशुदा हो गई अब उसके बाद। लेकिन समस्या वो खत्म होने वाली नहीं है, शादीशुदा महिलाओं के साथ भी वही समस्याएं रहती हैं। और कहता है कि इसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। अब यानी कि बंदिश है, बाहर निकलने पर बंदिश है, साथ में किसी के जाओ। तो जहाँ समस्या है वहां पर चोट नहीं हो रही है, जबकि बाकी चीजों पर चोट हो रही है। उस लड़की के निकलने पर रोक लगाई जा रही है कि किसी के साथ ही जाना है, अकेले नहीं छोड़ना। फिर वो किशन को बताने को मना करता है, जबकि सबसे पहला काम यही होना चाहिए था कि पूरे परिवार को मिल बैठ के इस समस्या पर विचार करना चाहिए था। तो बोलता है कि किशन को मत बताना, वो जवान लड़का है, कुछ कर बैठेगा। तो एकदम मतलब किस तरह से हमारी व्यवस्था चल रही है और कैसे उसका समाधान कर रही है, ये देखने की बात है। माँ भी उसकी जो बचपन से खुद जिस उसने सुना होगा सरबत्ती ने कि ऊंच नीच का डर दिखाती है कि तेरी ही बदनामी होगी तो चुप रहना, किसी से कहना नहीं। और मैं मुझे लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी हम महिलाएं जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी बेटियों को चुप ही रहना सिखाती आ रही हैं। जबकि अब ये समय है कि हम बोलना सिखाएं और खुद भी बोले। कम से कम नहीं कुछ होगा तो बोले तो सही, सामने तो आए, जो जिसकी जो करतूत है वो सामने तो आए। फिर और बिरादरी के जो बूढ़े लोग हैं वो भी यही कहते हैं, वो उल्टा ही उसको कहते हैं कि ये शरीफ बेटी बहू बेटियों के लक्षण नहीं है, मर्दों का सिर्फ उटौवल करा के रहेगी।
मतलब ये है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता भी है तो तुम शांति से रहो, ताकि तुम्हारे जो पुरुष भाई और पिता और जो घर में है वो लोग शांति से रहें। तो ये माता पिता और समाज का रवैया हमें देखने को मिला। इसके बाद जो व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वो क्या क्या इसका उपाय करता है? तो सबसे पहला तो रिपोर्ट नहीं लिखना, ये छेड़खानी तो हुई है, क्या है, कुछ नहीं है, उसको पीट पाट के भगा देना। दूसरा उपाय बताते हैं, जब वो पंचायत में जाने की कोशिश करते हैं तो हमें जो चौधरी का ये सुनाई देता है, जो है कि एनकाउंटर में मारे जाओगे। अगर और कुछ नहीं हुआ तो सबसे आसान उपाय है एनकाउंटर में मारे जाओगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। और जो पंचायत का तमाशा होता है वो तो हमने देखा है, 5 रुपए का जुर्माना, और वो भी एक एक लगता है कि मखौल उड़ाया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। और ये सारी बातों को सहते हुए बिरमा और किशन और उसके जो मित्र मंडली है, वो पुलिस में भी जाते हैं, पंचायत में भी जाते हैं, इतने सारे बंदिशों के रहते हुए बिरादरी की मीटिंग करते हैं। मतलब वो कहीं रुकते नहीं है, इतने सारे रुकावटें होने के बाद भी वो अगला कदम बढ़ाते रहते हैं। और जहां पर ये कहानी खत्म हो रही है, वो भी हमें ये संदेश दे रही है कि यह अंत नहीं, कि अभी यहाँ भी नहीं रुकना है, फिर कुछ ना कुछ कोशिश करते रहनी है। कहीं कभी तो सवेरा होगा, हमको चलते रहना है और प्रयास करते रहना है। तो ये कहानी इस तरह से खास बनी है कि छेड़खानी की घटना को लेकर भी अब वो शांत नहीं बैठ जाना है कि चलो छेड़खानी तो हुई है, अब हम इंतजार करेंगे क्या कि कोई बड़ा अपराध होगा तब हम कुछ करें। और जो ये कहानी थी पहली जो मैंने पढ़ी, 25 चौका 150, तो उसमें तो सुनीता, मतलब मेरा ये दूसरी कहानी में एक सवाल है कि इसमें जी करेक्टर आया परवीन। जी परवीन एक करेक्टर आया है जो कि उसका दोस्त है और जो उसको थाने भी भेजता है। उसका क्या, आपको क्या लगता है उस करेक्टर में? मैम, ये जो है अभी ये सारे छात्र हैं, है ना, सारे अभी पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि बाबा साहेब ने संविधान को देते समय, पेश करते समय ही कहा था कि हम लोग कल से एक विरोधाभास की दुनिया में जीने जा रहे हैं, जहाँ की हमारी व्यवस्था तो चलेगी संविधान से, लेकिन हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो जैसे धर्म से चलते आ रहा है वैसे चलेगा। तो ये जो प्रैक्टिकल सिद्धांत और व्यवहार की जो अंतर जो हम देखते हैं वो वहीं से आता है। क्योंकि ये जो प्रवीण पढ़ रहा है तो उसने तो कानून के दूसरे वर्ष में है, उसको पढ़ाया गया कि हाँ आप यहाँ शिकायत कीजिए, ऐसे कार्रवाई होगी। लेकिन जो समाज है वो दूसरे हिसाब से चल रहा है। तो ये सच का सामना इन लोगों को पहली बार होता है। जो ये लोग कॉलेज में अपने भाषण वगैरह देते हो या सेमिनार करते हो, वहां पर तो ये लोग सोचते होंगे कि हाँ ऐसा ही जीवन है, लेकिन ये सच का कड़वा घूंट इनको पहली बार पीने को मिल रहा है, जैसा मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर परवीन के करेक्टर को थोड़ा डेवलप करके, थोड़ा उसको क्योंकि वो कानून की पढ़ाई करा और बाबा साहब भी कानून की पढ़ाई करके और जी समाज में सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो मुझे कहीं पे ये महसूस हुआ कि परवीन जुड़ा तो सही, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। मतलब उस करेक्टर को बहुत ज़्यादा विकास किया जा सकता था और उसको एक मजबूत लड़ाई का एक बहुत मजबूत, मैं ये कहती हूँ कि एक करेक्टर बनाया जा सकता था। लेकिन शायद मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी जो है वो बिरमा पे उन्होंने फोकस किया ज़्यादा, हाँ और किशन और बिरमा बिरमा पे ज़्यादा, उन्होंने किशन से भी ज़्यादा। हम्म, तो शायद इसलिए मुझे लगता है कि वो जो एक परवीन करेक्टर है जो कि बहुत बेहद जो कि लड़ाई भी लड़ सकता था और जो उनको सलाह देता है जी थाने जाओ, यहाँ जाओ, तो उसको एक अच्छा रूप दिया जा सकता था मुझे लगता जी। अब थोड़ा वैसा ये यथार्थ की तरफ ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि वो गांव के बाहर का भी था, तो थोड़ा यथार्थ में है कि बाहर वाले को जो गांव वाले हैं वैसे ही दबाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात है कि अब ये लोग नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा? जैसे बिरमा बोल रही है कि यह अंत नहीं है, तो फिर उसके साथ तो सबको आना ही होगा, और इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो लोग ऐसे कानून के किसी पद पर हैं, या वकील है, जज है, या पुलिस में है, उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। है। और तो बाहर से अतिरिक्त सपोर्ट करें या जी जैसा भी। जी, अतिरिक्त कुछ ना भी करे, केवल अपने कर्तव्य का भी अच्छे से निर्वहन कर दे तो बहुत बड़ी मदद होगी बिरमा जैसे और जिनका शोषण हुआ है ऐसे लोगों के प्रति। और 25 चौका 150 में जैसे हम देखते हैं कितनी बेशर्मी से आर्थिक शोषण किया गया है।
मतलब जब उसको 20 से ज्यादा गिनती ही नहीं आ रही है, और जो सुदीप के पिताजी है, तो बड़ी आसानी से चौधरी 200 400 500 कितना भी मांग लेते तो वो दे देता है, उसको तो गिनती नहीं आ रही है 20 से ज्यादा। लेकिन ये कितना बेशर्मी का कि 25 चौका 150 मतलब करके, कि हाँ देखो, एक सफेद झूठ की देखो हम तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, 25 चौका 150, उसमें से तो 20 रुपए छोड़ दो, 30 रुपए 130 रुपए दे दो। तो ये एक बहुत ही चिढ़ अंदर से आती है ये देख करके कि सामने, और उसको एकदम से हिसाब किताब करके तभी उसको विश्वास हो जाता है कि इतना हिसाब किताब कर रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। और चौधरी के ऊपर उसका विश्वास ऐसा जमता है कि उसको उतारने के लिए वो बार बार फिर रुपयों को देखते हैं पिताजी, कि कहीं कुछ छूट गया है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 25 चौका 100 हो। वो बार बार फिर गिनते हैं, दोबारा गिनते हैं, तिबारा गिनवाते हैं। और जब वो विश्वास टूटता है तो वो बड़ी बड़ी ही बुरी तरह से वो एकदम अंदर तक टूट जाते हैं। और जो एक चौधरी का मतलब उनके दिमाग मन में निकलता है कि कीड़े पड़े। इसके कीड़े पड़े। तो ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य, जब वो रुपयों को उलट पुलट के पिताजी देख रहे हैं तो एक, और जो सुदीप है उसको इंतजार करना पड़ा 100 रुपए इकट्ठे लाने के लिए। ये भी एक सोचने की बात है कि उसको नौकरी का इंतजार करना पड़ा। उनके घर में 100 रुपए इकट्ठे इससे पहले कभी नहीं आ पाए कि वो बता सके पिताजी को। तो ये बहुत ही, ये कहानियां हम लोग को एकदम आंदोलित करती हैं। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि दोनों कहानियों की पृष्ठभूमि ग्रामीण है, लेकिन एक जो है वो आर्थिक शोषण पर आधारित है और एक महिला शोषण, महिला उत्पीड़न पे। और हमारे लेखक इस मामले में बहुत सचेत रहे हैं। और चूंकि जो बिरमा का जो यह अंत नहीं, कहानी भी आर्थिक शोषण की कहानी, क्योंकि वो जब अपना खेत से काम करके जा रही है तभी उसके साथ छिड़खानी होती है, क्योंकि वो घर में रहने वाली महिला नहीं है और बाहर काम करती है, अपने पति अपने भाई और के साथ बराबर काम करती है। एक स्वाभिमानी औरत है, कमा के खाती है, किसी पे निर्भर नहीं है, अपने ऊपर जीते हैं। तो इस तरह के जो हमारी जो दलित परिवारों का, दलित महिलाओं का स्वाभिमान को तोड़ने के लिए ये हिंसा का सहारा लिया जाता है, उनको नीचे गिराने के लिए, उनको डिग्रेड करने के लिए, उनको तो उसी तरीके से 25 चौका 150 में भी कि जो है वो दलित परिवार ठीक से ना खा पाए, उसको कभी समृद्धि का जीवन ना मिले, वो कभी सोच ना पाए, कभी वो बच्चों को ना पढ़ा पाए, इसलिए उसके साथ ये आर्थिक जगड़बंदी होती है। और आर्थिक जगड़बंदी होती है तो सबसे पहले जो है वो परिवार आर्थिक का जो असर है वो बच्चों पर और घर की महिलाओं पर पड़ता है। तो ये हम दोनों कहानियों में देखते हैं। दोनों ही कहानियाँ अपने शिल्प में, अपने कहानी में, अपने पात्रों में और अपने संवादों में बेजोड़ कहानियाँ हैं। और दलित लेखक संघ की तरफ से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आज नहीं है, लेकिन दलित लेखक संघ उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है कि इतनी सुंदर कहानियाँ जो कि आपको उद्वेलित करती है, संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं और प्रेरणा देती है कि इस तरह के अपमान और शोषण के खिलाफ हमें खड़े होना है, सहना नहीं है। ये अंत नहीं है, ये लड़ाई और चलेगी। और 25 चौका 150 नहीं होता, 25 चौका 100 ही होता है। और हमें गिनती आ गई है और हम गिनना सीखेंगे। तो वाल्मीकि जी का के इस साहित्य के प्रति, उनके योगदान के प्रति अपने आप दलित लेखक संघ आभार प्रकट करते हुए आज अपने कहानी पाठ को यहीं पर समाप्त करता है। और साथियों, अगली बार हम अपने नए कहानीकार के साथ मिलेंगे, और जिस कहानीकार के साथ मिलेंगे सुमिता मंजू उनको घोषित कर देंगी। फिर हम 10-15 दिन बाद मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।